हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, दिवाली बहुत नजदीक आ रही है तो रॉकेट तो उड़ाना बनता है। जी हाँ, ये जो रॉकेट प्रोपल्शन है, ये जो बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो रॉकेट छोड़ते हैं, लॉन्च करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा फिजिक्स है, बहुत ही बड़ा फिजिक्स है। और बहुत मजा आएगा आपको सीखने में कि रॉकेट उड़ता कैसे है। समझे? सेम इज द प्रिंसिपल इवन फॉर द क्रैकर्स in the form of rocket used in Diwali. Hope so. ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन बहुत बोल रहे थे आप लोग। मैं आपको एक चीज सिखा रहा था कि बेटा F इज इक्वल टू एम ए, जो सेकेंड लॉ से डिराइव होता है। सुनिएगा ध्यान सही, F इज इक्वल टू एम ए जो सेकेंड लॉ से डिराइव होता है। ये फार्मूला तभी यूज करना जब मास कांस्टेंट हो, जब मास कांस्टेंट हो। तो बच्चे खूब चिल्ला रहे थे कि सर मास तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा ना, मास तो वेरी नहीं करेगा। तो ये टॉपिक जो है वो क्या है? वेरिएबल मास सिस्टम। मास वेरी करेगा, समझे? और उस समय आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा बोला गया है कि एक कार है। क्या है? कार। एक कार है मान लीजिए, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी u थी। कार की वेलोसिटी u थी और t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। समझे? कार की वेलोसिटी u थी और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, और कार का मास जो है वो दिया हुआ है m। तो बताइए फोर्स कितना होगा? बड़े आसानी से आप लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए के जगह v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला जो लगाया आपने कार पर, ये जो आपने कार पर फॉर्मूला लगाया, ये क्यों लगाया? क्योंकि कार चलते चलते अपने मास को कम नहीं कर रहा था। आए बात समझ में? तो देखिए वेरिएबल मास सिस्टम किसको बोलते हैं। चलिए, आपको तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि रॉकेट उड़ता कैसे है। हाउ इज अ रॉकेट लॉन्च्ड? तो चलिए थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करते हैं कि बात क्या है। मान लीजिए एक रॉकेट है, समझे? एक रॉकेट है। एक काम करते हैं, रॉकेट हम लोग बनाते हैं दिवाली वाला, लेकिन दिवाली वाला रॉकेट में मजा नहीं आएगा, तो हम लोग बना देते हैं रॉकेट असली वाला। असली वाला मैंने रॉकेट बना दिया, एकदम डिजाइन दे देते इसको, ठीक है। और ये अभी भाई ग्राउंड के साथ बंधा हुआ है। क्या है? ग्राउंड के साथ ये अभी लॉक्ड है, लॉक्ड। दिस इज लॉक्ड टू द ग्राउंड, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। इसकी वेलोसिटी है 0 और इसका मास है m नॉट। So what is m naught? It is the initial mass of the rocket. So while it has not been launched yet, उसकी मास कितनी है? m naught। और याद रखिएगा इसी के अंदर में क्या है? फ्यूल। इसी के अंदर में है फ्यूल, फ्यूल, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 10, 9, 8, 7, ऐसे काउंटडाउन स्टार्ट होता है। और जैसे ही बोलता है रेडी स्टडी गो, ये फ्यूल जो है वो कंबस्ट होता है, जलता है। समझे? ये फ्यूल जो है वो जलता है, और जलने से ये फ्यूल बहुत ही हाई वेलोसिटी से नीचे आता है। ये फ्यूल जो है ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से नीचे आता है, समझे? मान लीजिए फ्यूल का वेलोसिटी है
यू जी मतलब स्पीड ऑफ गैस, वीजी कर देते हैं, स्पीड ऑफ गैस। ठीक है, और इसका स्पीड फिर बढ़ने लगता है। बराबर क्या होता है, जब ये फ्यूल इस जमीन को धक्का देता है, जब ये फ्यूल एक नीचे की ओर एक जब फोर्स लगाता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के आधार पे उतना ही फोर्स रॉकेट पर भी ऊपर की ओर लगता है, और इस वजह से रॉकेट लॉन्च हो जाता है। बट लॉन्चिंग के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको इतना बताया कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्यूल डाउनवर्ड्स। लिखिए आप इसको, अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्यूल डाउनवर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन an equal amount of force is exerted on the rocket upwards. समझे, this is known as thrust, this is known as thrust and the systems are known as thrusters. समझे, तो रॉकेट क्यों ऊपर की ओर उड़ता है, बिकॉज ऑफ थ्रस्ट फोर्स। रॉकेट ऊपर की ओर क्यों उड़ता है, बिकॉज ऑफ थ्रस्ट फोर्स। तो कई सवाल मन में आ सकते हैं। इससे पहले कि आप इस टॉपिक को पढ़ो, कुछ सवाल अपने मन में लाओ। जैसे किसी ने अगर पूछा कि हमें इस रॉकेट को इतनी स्पीड देनी है तो हम कितना फ्यूल भर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मान लीजिए यहां से, मान लीजिए चंद्रयान से, मान लीजिए किसी को जाना है, मून में जाना है, और भाई साहब को पता ही नहीं कि हम कितना फ्यूल लेंगे, आधे रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे बताइए। इसलिए हमारे साइंटिस्ट बहुत ही होशियार हैं, वो अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई यहां से लेके चांद तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उससे एस्केप होने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए, और उतनी वेलोसिटी अटेन करवाने के लिए हमें कितना फ्यूल रखना पड़ेगा। समझ रहे बात को आप, हमें कितना फ्यूल रखना पड़ेगा, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि 500 किलो फ्यूल एक सेकंड में बर्न हो जा रहा है, मान लीजिए 500 किलो फ्यूल एक सेकंड में बर्न हो जा रहा है, ठीक है, और जो गैस निकल रही है नीचे, उसका स्पीड आपको दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। तो रॉकेट का स्पीड कितना होगा या थ्रस्ट कितना लगेगा, ये सब क्वेश्चन हो सकता है ना। या फिर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई हमने 10,000 किलो फ्यूल लिया था, हमने 10,000 किलो फ्यूल लिया था, तो बताओ भाई, अगर ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 घंटे बाद कितना फ्यूल बचेगा, या फिर रॉकेट का मास कितना रहेगा। समझ गए आप। तो एक चीज तो आपको समझ गया कि इतना किलो फ्यूल अगर नीचे से निकल रहा है, इतना किलो फ्यूल अगर जल के नीचे निकल रहा है, तो सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा क्या, बताइए। सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, सिस्टम का मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझे, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएबल मास सिस्टम। और उस समय आप F=ma डायरेक्टली नहीं बोल सकते। समझे, देखिए थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, F=ma, बट ये मास वेरिएबल है, इसलिए थ्रस्ट ma नहीं होगा। समझे, थ्रस्ट एक फोर्स है लेकिन थ्रस्ट ma नहीं होगा। तो क्या होगा वो जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कुछ देर बाद, आफ्टर टाइम t, कुछ देर बाद बहुत सारा फ्यूल जल गया और रॉकेट भी काफी ऊपर पहुंच गया, ठीक है, बहुत सारा फ्यूल जल गया और रॉकेट भी काफी ऊपर पहुंच गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ देर बाद मान लीजिए रॉकेट का स्पीड है vr, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है, और रॉकेट का जो बचा कुचा मास है वो है मान लीजिए m।
इनिशियली कितना था m0, जब पूरा फ्यूल अंदर था। अब बहुत सारा फ्यूल निकल चुका है, तो अभी रॉकेट का मास कम हो गया होगा, है ना। तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी आर। रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी आर। ठीक है। अब इतना ही स्पीड इस रॉकेट को हमेशा मेंटेन करवाने के लिए ये इसको जो फ्यूल है वो जलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कुछ देर बाद, अच्छा अभी भी गैस जल ही रहा है, ऐसा नहीं है, गैस तो एनी टाइम जलता रहेगा। ठीक है। तो कुछ देर बाद, अभी लेकिन सिस्टम का मास कितना है, m। कुछ देर बाद, आफ्टर टाइम, कुछ बोले तो dt, मान लीजिए t टाइम में रॉकेट का मास कितना है, m, है ना। और गैस का स्पीड कितना है, vg, और रॉकेट का स्पीड कितना है, vr। तो मान लीजिए कुछ देर बाद, थोड़ा सा और देर बाद, dt टाइम बाद, मान लीजिए dm मास गैस कितना, dm बहुत कम, dm मास गैस और जल के निकल गया। कुछ देर बाद dm मास गैस जो है वो और जल के निकल गया, रॉकेट और ऊपर पहुंच गया होगा थोड़ा सा। ठीक है। तो dm मास निकल गया, जा dm मास जो है वो निकल गया। कितना निकल गया मास, dm। तो रॉकेट का मास अब कितना है, हाँ, m माइनस dm। जाहिर सी बात है, अगर रॉकेट का मास टाइम t पर मान लीजिए m है, और dt टाइम में, मान लीजिए dt टाइम में dm मास और निकल गया, फ्यूल जल के dm मास और निकल गया, किस स्पीड से, उसी स्पीड से, है ना। फ्यूल का वेलोसिटी कांस्टेंट मानिएगा, ठीक है। तो उसी स्पीड से निकल गया, तो क्या होगा, रॉकेट का स्पीड मेंटेन रहेगा, आप समझ सकते हैं, समझे, रॉकेट का स्पीड मेंटेन रहेगा। क्या है, नीचे की ओर वजन है, आप अगर फ्यूल जलाइएगा नहीं तो वजन के कारण यह रॉकेट नीचे गिर जाएगा, है ना। क्योंकि आप अगर फ्यूल नहीं जलाइएगा तो ऊपर की तरफ थ्रस्ट नहीं मिलेगा, और ऊपर की अगर थ्रस्ट नहीं मिला तो mg के कारण ये रॉकेट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, डिसेलरेट होगा ये रॉकेट, बराबर। तो इसीलिए हम फ्यूल जलाते हैं ताकि ऊपर की तरफ थ्रस्ट हो और उसकी वेलोसिटी मेंटेन रहे। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम एक्सीलरेटर नहीं मोड़ेंगे तो क्या हमारा स्पीड कांस्टेंट रहेगा, नहीं, है ना। फ्रिक्शन के कारण हमारा स्पीड कम होके जीरो हो जाएगा, बराबर। तो उसी तरह से अगर ये फ्यूल नहीं जलाया तो इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्या होगा, कम होते होते जीरो हो जाएगा और फिर रॉकेट नीचे गिर जाएगा। इसलिए फ्यूल हमेशा जलाते रहना जरूरी है, बराबर। तो पहले भी स्पीड वीआर था, अभी भी स्पीड वीआर है, क्योंकि हम कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ कम ऑन। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द इनिशियल कंडीशन, मैं इसको इनिशियल कंडीशन मान लूंगा, समझे, इनिशियल कंडीशन मान लूंगा, और इस कंडीशन को मैं मान लूंगा फाइनल। ठीक है, ओके। और मैं इनिशियल कंडीशन के लिए मोमेंटम निकालूंगा और नाम दूंगा इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा, यस, मास इनटू वेलोसिटी। तो कौन है यहां सिस्टम में, फ्यूल तो अंदर ही है ना, तो m इंटू वी आर, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, समझे। आप मत पूछ रहा सर इनिशियल तो ये है, बेटा इनिशियल और फाइनल मैं किसी को भी मान सकता हूं, समझे। हाँ, अब फाइनल मोमेंटम में देखिए कौन कौन है, दो अलग अलग चीज है, वाह रे वाह। इनिशियली ये जो डीएम मास का फ्यूल है ये अंदर था, और पूरे रॉकेट का मास m था, और पूरे रॉकेट का वेलोसिटी vr था। फिर dt टाइम में मैंने dm मास का फ्यूल बाहर निकलवा दिया। तो अब सिस्टम में कौन कौन है,
एक रॉकेट है जिसका मास m माइनस डीएम है और वेलोसिटी अभी भी वीआर है, और ये डीएम फ्यूल भी सिस्टम का ही हिस्सा है, जो भले इस रॉकेट से बाहर निकल चुका है बट सिस्टम का ही हिस्सा है। तो मैं बोलूंगा ये डीएम मास का गैस जो है ये नीचे की ओर जा रहा है वेलोसिटी वीजी से। समझे? ओके, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा बाबू? फाइनल मोमेंटम होगा रॉकेट का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ फ्यूल, मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ फ्यूल। तो चलिए करते हैं मोमेंटम ऑफ रॉकेट। फाइनल मोमेंटम ऑफ रॉकेट कितना होगा? मोमेंट रॉकेट का मास विच इज m माइनस डीएम, क्योंकि डीएम मास तो निकल चुका है, तो रॉकेट का मास कितना है? m माइनस डीएम, और रॉकेट की वेलोसिटी अभी भी कितनी है? वीआर। ठीक है, और रहा बात मोमेंटम फ्यूल का, तो फ्यूल का मोमेंटम नीचे की ओर है, फ्यूल का मोमेंटम नीचे की ओर है, इसलिए माइनस साइन दूंगा मैं और लिखूंगा फ्यूल का मास विच इज डीएम एंड फ्यूल का वेलोसिटी विच इज वीजी। समझ गए ना? फ्यूल का मास डीएम इंटू फ्यूल का वेलोसिटी वीजी हो गया। तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है और ये मेरा फाइनल मोमेंटम है। तो नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो मैं बोलूंगा कि चेंज इन मोमेंटम dt टाइम में कितना चेंज हुआ होगा? बहुत कम, dp। सो चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या नाम दूंगा? dp। समझे? dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम। सो नाउ dp इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। समझे? सिस्टम का फाइनल मोमेंटम ये है और इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ये है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज लिखते हैं। dp इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है भाई? m इंटू वी आर, एम वी आर माइनस dm इंटू वी आर, तो माइनस dm वी आर माइनस dm इंटू वीजी, तो माइनस dm वीजी, और इनिशियल मोमेंटम कितना है बाबू? इधर है m इंटू वी आर माइनस m इंटू वी आर। समझे? यहां से लेकर यहां तक क्या है? फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो फाइनल मोमेंटम माइनस, पूरा साइड तक कैमरा ले रहा है ना? हाँ ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दिया मैंने, और ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, और मुझे जो मिल रहा है वो देखिए क्या है? dp इज इक्वल टू यहां है माइनस डीएम वी आर और यहां है माइनस डीएम वीजी। तो मैंने अगर माइनस डीएम कॉमन ले लिया तो मैं बोल सकता हूं वीजी प्लस वी आर, बोल सकता हूं। अगर मैंने माइनस डीएम कॉमन ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूं? वीजी प्लस वी आर बोल सकता हूं। और अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कि ये वीजी प्लस वी आर क्या है? ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ गैस इस तरफ है वीजी और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इस तरफ है वी आर। सो व्हाट इज वीजी प्लस वी आर? नहीं बता सकते? काइनेमेटिक्स भूल गए लगता है। हाँ, इट इज, अरे सोचो ना यार, एक गाड़ी अगर इधर जा रही है v1 स्पीड से और दूसरी गाड़ी अगर इधर जा रही है v2 स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या होता है? v1 प्लस v2 होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसीलिए। तो मैं समझ गया हूं कि बात क्या है। बात यह है कि vg प्लस वीआर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। समझ में आया? तो dp इज इक्वल टू माइनस ऑफ dm इंटू vgr। तो मुझे ब्लू वाला मार्कर इधर है, तो मुझे ऐसा मिला कि dp इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस इंटू dm। ठीक है, अब देखिए मैं बिंदास
दोनों साइड dt से डिवाइड कर सकता हूं, बिंदास कर सकता हूं, दोनों साइड dt से मैं डिवाइड कर सकता हूं, और ये बन गया फोर्स, ये बन गया फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। समझे? तो ये बन गया फोर्स जो रॉकेट पर लग रहा है, विच इज माइनस VGR इंटू DM अपॉन dt। अब थोड़ा गौर से देखिएगा एक चीज, ये DM अपॉन dt क्या है? क्या है DM अपॉन dt? सोचिए, m मतलब मास और d बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज। तो मैं समझ गया कि dm बाई dt क्या है, पता है? dm बाई dt है रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। समझे? तो मैं यहां पर लिखूंगा वेर dm बाई dt मतलब एक सेकंड में कितना फ्यूल जला रहे हैं, इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। समझे? 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 और ये माइनस क्या है? ये माइनस ये है कि भाई रॉकेट का मास धीरे धीरे कम हो रहा है ना। समझे? dm बाई dt इज नॉट ओनली द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। थोड़ा दिमाग लगाइए, आराम से शांति से सोचकर थोड़ा दिमाग लगाइए। ये dm बाई dt अच्छे से सोचिए, सिर्फ रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि रॉकेट का मास किस रफ्तार से कम हो रहा है। समझे? ये dm बाई dt सिर्फ रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल ही नहीं है, ये तो रॉकेट का मास किस रफ्तार से कम हो रहा है वो भी है। बाय द वे, रॉकेट का मास तो कम हो रहा है, इसलिए यहां माइनस लिखा रहता है। सो ये माइनस का मतलब क्या है कि भाई dm बाई dt इज नेगेटिव। मतलब dm बाई dt आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि एक रॉकेट में 500 किलो प्रति सेकंड फ्यूल जल रहा है, तो आप इसके जगह लिख दोगे 500। क्या बोला मैंने? एक रॉकेट में 500 किलो प्रति सेकंड फ्यूल इज बर्निंग आउट ऑफ द सिस्टम, तो आप यहां पर लिखेंगे 500। अगर क्वेश्चन बोलता है कि द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैस इज 800 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट, तो आप यहां पर 800 लिखेंगे। फाइंड द थ्रस्ट बीइंग एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, तो ये है थ्रस्ट। समझे? तो ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला है रिलेटिव U रिलेटिव, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस इनटू रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। समझे? व्हाट इज R? इट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। उसका यूनिट क्या होगा? kg पर सेकेंड। ठीक है? उसका यूनिट क्या होगा? रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल का यूनिट क्या होगा? kg पर सेकेंड। ठीक है? अच्छा, समय कितना हुआ तो देखा ही नहीं मैंने, काफी समय है, तो आप समझ गए। तो ये है थ्रस्ट का फॉर्मूला। अच्छे से देखिए थ्रस्ट के फॉर्मूले को, यहां अच्छे से लिख देता हूं मैं। थ्रस्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू U रिलेटिव इनटू रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैस। समझे? U रिलेटिव मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा, है ना। अच्छा, ये तो एक पार्ट हुआ, इस टॉपिक का एक पार्ट हुआ, है ना। और भी कुछ पार्ट्स बाकी हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है कि इतने टाइम बाद कितना मास होगा, है ना। अच्छा, ऐसा भी होगा कि हम अगर जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट देंगे, जरूरत कितने का है? जरूरत है कि आप इतना ही थ्रस्ट दीजिए कि mg को बैलेंस हो, आप इतना ही थ्रस्ट दीजिए कि mg को बैलेंस हो। समझ गए बात को? लेकिन अगर आप उससे ज्यादा थ्रस्ट दे देंगे तो क्या होगा? ये वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, और उसके बारे में अभी बताऊंगा, टेंशन न को। ठीक है? ओके, खैर ये समझा।
नहीं समझा कि समझा जरूर बोलिएगा, है ना। रॉकेट कैसे उड़ता है आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे सर फ्यूल तो कार में भी जलता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन कार का मास कितना होता है बताइए, कितना मास होता है? 1000, 1500, 2000, बराबर, है ना। और उसमें फ्यूल कितना भरते हैं आप? 50 लीटर, 60 लीटर, 100 लीटर, बराबर। और 1 सेकंड में कितना फ्यूल जलता होगा? 1 किलो भी नहीं जलता होगा 1 सेकंड में। तो रफ्तार ही इतना कम है कि फ्यूल के जलने से कार को थ्रस्ट नहीं मिल सकता, समझे, है ना। और जो नाइट्रो बूस्टर्स में होता है, नाइट्रो बूस्टर्स में नाइट्रो का स्पीड बहुत ज्यादा है, यू रिलेटिव इज बहुत ज्यादा, नाइट्रो बूस्टर्स में यू रिलेटिव इज बहुत ज्यादा। तो नाइट्रो बूस्टर्स के कारण हम गाड़ियों को थ्रस्ट दे सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो सिर्फ रॉकेट में ही नहीं, हम तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर में भी यूज कर सकते हैं। बस वही है कि जिस स्पीड से गैस निकल रहा है वो स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए, समझे। और इसको भी ज्यादा करने का टेक्निक ढूंढा गया है। यहां पर पूरा का पूरा गैस एक बड़ा ओपनिंग से अगर निकालेंगे तो बहुत कम वेलोसिटी होगा गैस का, इसलिए हम यहां पर छोटे 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 छेद कर देते हैं, नोजल्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? नोजल्स, है ना। तो छोटे 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 बड़ा पाइप से ना निकलते हुए अगर पतले 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 पाइप से निकलेगा तो ज्यादा स्पीड से गैस निकलेगा, समझ में आया। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब अभी हमको जानने का जरूरत नहीं था, बट फिर भी मन किया बता दिया। तो ये तो आप समझ गए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो क्या। तो ध्यान से देखिएगा, वापस से आता हूं पुराने टॉपिक्स में। जैसे मान लीजिए ये एक रॉकेट है, ये मान लीजिए रॉकेट है, इसका किसी वक्त में मास m है, नीचे की ओर mg होगा और ऊपर की ओर थ्रस्ट होगा। अगर थ्रस्ट इज इक्वल टू mg, अगर थ्रस्ट इज इक्वल टू mg तो उस समय एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन रॉकेट ऊपर जाएगा, समझे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द थ्रस्ट नीडेड, व्हाट इज द थ्रस्ट नीडेड टू लिफ्ट ऑफ द रॉकेट, टू लिफ्ट ऑफ द रॉकेट। जस्ट, ये जस्ट शब्द कहीं भी लिखा रह सकता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रॉकेट को जमीन से सिर्फ उठा देने के लिए कितना थ्रस्ट देना पड़ेगा। तो उस समय सिर्फ उठाने की बात चल रही है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ऐसे केस में एक्सेलरेशन 0 होगा और आप बिंदास लिखेंगे कि थ्रस्ट इज इक्वल टू mg, थ्रस्ट इज इक्वल टू mg। और m में क्या होगा? रॉकेट का मास होगा, समझे। और रेट में क्या होगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसका यूनिट kg पर सेकेंड होगा। और यू रिलेटिव भी क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ऐसा बोला रहेगा कि द स्पीड ऑफ द इजेक्टेड गैस इज इतना रिलेटिव टू द रॉकेट। तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो व्हाट इज द थ्रस्ट नीडेड अगर पूछा तो दिस इज द थ्रस्ट नीडेड, जितना उसका वजन है, समझे। और अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंबशन रेट नीडेड, व्हाट इज द कंबशन रेट नीडेड, तो ये दिस इज द आंसर, समझे, समझे। तो जस्ट लिफ्ट ऑफ ऐसा अगर बोला क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर जस्ट लिफ्ट ऑफ, तो समझ जाना कि थ्रस्ट इज इक्वल टू mg है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द थ्रस्ट नीडेड टू मूव द रॉकेट, लॉन्च द रॉकेट या प्रोपेल द रॉकेट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, ऐसा अगर बोला तो सिंपल ना बे, बड़ा कौन? थ्रस्ट। तो लिखना थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये तो हमने बहुत पहले कर लिया है, समझे। तो अगर क्वेश्चन में बोला जस्ट लिफ्ट ऑफ तो a 0 ले लेना और बोलना थ्रस्ट इज इक्वल टू mg। लेकिन अगर ऐसा बोले कि हमें
कितना थ्रस्ट देना पड़ेगा कि रॉकेट को एक्सिलरेशन मिले। तो फिर जो पहले हम लोग कर चुके हैं कि बड़ा कौन, थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला लिखिए ढंग से। थ्रस्ट का फॉर्मूला है यू रिलेटिव, हाँ ये रे काला मार्कर, यू रिलेटिव इंटू रेट का मतलब क्या है, डीएम बाई डी टी, ठीक है, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए की जगह मैं लिखूंगा डीवी बाई डी टी, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस वाली बात है। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया उसमें रॉकेट की स्पीड कांस्टेंट थी हमेशा, बट इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रॉकेट इज बीइंग एक्सिलरेटेड। तो अगर ये एक्सिलरेटेड है तो इसकी स्पीड इनिशियली कुछ और होगी, मान लेते हैं ऐसा, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट, इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट, अब ये इनिशियल मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, स्पीड ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू v नॉट। मान लीजिए कि इसका जो इनिशियल स्पीड है रॉकेट का वो v नॉट है मान लीजिए, और ऐसा पूछा कि t टाइम बाद कितना स्पीड होगा, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, और फाइनल मतलब आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, समझे। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्पीड रॉकेट की v नॉट है, तो t टाइम बाद रॉकेट की स्पीड कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रस्टर से उठाया जा रहा है, और थ्रस्ट का फॉर्मूला ये है, समझे, और इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस नहीं है, समझे। तो इसलिए हमने ए की जगह क्या लिख दिया, dv बाई डी टी। यानी आप यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर थ्रस्ट भी इन्वॉल्व है। आपको पहले थ्रस्ट के कारण एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। चलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये समझ में आ रहा है कि मैं ए की जगह dv बाई डी टी लिख सकता हूं। ओके माय डियर, ओके। अब मैं क्या करूंगा देखिएगा, u रिलेटिव इंटू डी एम अपॉन एम माइनस जी डी टी इज इक्वल टू डीवी। क्या किया सर आपने, देखो क्या किया, थ्रू आउट द इक्वेशन मैंने कैपिटल एम से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो गया और यहां पर m आ गया, ठीक है। और थ्रू आउट द इक्वेशन मैंने dt से मल्टीप्लाई कर दिया, dt से, तो ये वाला dt और यहां जो dt मल्टीप्लाई होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला dt भी कैंसिल हो जाएगा और यहां पर dt आ जाएगा, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, थ्रू आउट द इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, कैसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू रिलेटिव इंटू डीएम अपॉन एम, ठीक है, और फिर माइनस जी इंटू डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डीवी का इंटीग्रेशन। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं। बताइए इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में लिमिट किसका होगा, वेरी गुड, जिसका d है। d किसका है, m का है, यानी मास का है, तो लिमिट भी यहां पर मास का होगा। बताइए जीरो टाइम में कितना मास था, याद है, m नॉट, जीरो टाइम में m नॉट मास था, और t टाइम में कितना मास है, m, ठीक है। जीरो यहां पर किसका लिमिट लगेगा, टाइम का, तो जीरो टू टी, जीरो टू टी, क्योंकि हमने इनिशियल टाइम को जीरो माना और फाइनल टाइम को टी माना, और यहां पर क्या होगा, v नॉट टू v, यहां पर किसका लिमिट लगेगा, वेलोसिटी का, तो जीरो टाइम में कितना वेलोसिटी है, v नॉट, और टी टाइम में कितना वेलोसिटी है, v, तो v नॉट टू v। अब चलो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, चलो। हालांकि ये डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट,
नीट वालों के लिए ये फॉर्मूला इनफ है। जेडब्ल्यू वालों के लिए थोड़ा सा एक और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए आपको याद होगा कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, याद है? हाँ। तो चलिए u रिलेटिव कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और 1/m dm का इंटीग्रेशन होगा log m, और लिमिट्स हम क्या लिखेंगे, m0 से m, माइनस g तो पहले से ही बाहर है। आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x है जी, तो dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट्स क्या होगा 0 to t। ठीक है, सिमिलरली dv का इंटीग्रेशन v, dx का x, dt का t, तो dv का v, और यहां पर होगा v0 टू v। अब चलो क्या तरीका क्या है, अपर लिमिट पुट कर दीजिए, फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो u रिलेटिव इनटू लॉग, चलो अपर लिमिट पुट करते हैं, m के जगह m रखना है, माइनस लिखकर लॉग, इसी m के जगह m0 रखना है। ठीक है, अरे एक चीज तो भूल गया, यहां पर थ्रस्ट का मॉड था, इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं लिखा। यहां पर थ्रस्ट का मॉड थोड़ी ना है, यहां माइनस साइन आएगा, बट माइनस साइन आएगा अगर तो थ्रस्ट तो नीचे हो जाएगा। ये सब फालतू चीज है, हटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, माइनस, चलो जी टी, टी के जगह एक बार टी, और जीरो लिखेंगे अगर टी की जगह तो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू वी, वी की जगह वी, और माइनस वी की जगह वी नॉट। ठीक है, दिल तो कह रहा है कि माइनस लिख दिया जाए, क्योंकि थ्रस्ट का फॉर्मूला माइनस है, माइनस लिख देते हैं, उससे एक मुसीबत से बच जाएंगे हम। चलिए ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा log m0 माइनस log m, बराबर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस gt, और ये v0 को इधर ले आते हैं तो प्लस v0 इज इक्वल टू v। आई बात समझ में? अब देखिए आपको याद है log a माइनस log b क्या होता था, log a बाई b, तो मैं लिख सकता हूं u रिलेटिव इंटू log m0 अपॉन m, समझे, माइनस gt प्लस v0 इज इक्वल टू v। आई बात समझ में? ठीक है, ओके, सो v इज इक्वल टू v0 माइनस gt प्लस u रिलेटिव इंटू लॉग ऑफ m0 बाई m। ये फॉर्मूला जेडब्ल्यू वालों को याद करके रखना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, डेरिवेशन को एक बार और देख लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या कर रहे पता नहीं, बट डेरिवेशन को आप एक बार और, थोड़ा सा 10 मिनट की बात है, पीछे कीजिए और दोबारा देखिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, फिर भी समझ में ना आया तो जरूर पूछिए। बस आप इन चीजों को समझिए कि क्या है, m क्या है, किसी वक्त का मास है रॉकेट का, m0 क्या है, इनिशियल मास है, t क्या है, वो वक्त है जिस वक्त का आपने यहां मास लिखा, v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट का, और v क्या है, इसी वक्त का वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन में सब कुछ देकर कोई एक चीज पूछ सकता है, जैसे v दे देगा, v0 दे देगा, है ना, और m0 भी दे देगा, u रिलेटिव दे देगा, m पूछेगा। तो कैसे पूछेगा, व्हाट इज द मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर टाइम t, समझे, बात को समझे। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा कंडीशन आएगा, और वो कंडीशन क्या है, देखिए कि रॉकेट तो स्पेस में भी जाके उड़ता है, रॉकेट तो स्पेस में भी जाके उड़ता है, बहुत ऊपर अंतरिक्ष में, जहां पर जी ही नहीं है, जहां पर जी ही नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ जी,
इन एब्सेंस ऑफ जी, इन एब्सेंस ऑफ जी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वी नॉट प्लस ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जी अगर नहीं रहा तो प्लस यू रिलेटिव इंटू लॉग ऑफ एम नॉट अपॉन एम। समझे बात को? समझे? सो दिस इज डन, खत्म। समझे? सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉकेट प्रोपल्शन। तो अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि आपको इस टॉपिक का मतलब समझे। फिलहाल मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप डेरिवेशन को देखकर डरो नहीं, घबराओ नहीं, लगे तो एक बार समझकर हमेशा के लिए भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता बोलना, बट आप डरना नहीं, घबराना नहीं, और मुझे जरूर बताना कि आपको रॉकेट कैसे उड़ता है स्पेस में, कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी रॉकेट का मेंटेन किया जा सकता है, समझे, कैसे रॉकेट को लिफ्ट ऑफ दिया जाता है, समझे, और अगर मान लीजिए रॉकेट को जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट दीजिएगा तो रॉकेट एक्सिलरेट रहता है, और रॉकेट अगर एक्सिलरेटेड रहे तो उसकी वेलोसिटी बदलते रहती है। सो प्लीज वॉच इट अगेन एंड आई होप यू गॉट इट। बाय।